तो हर बार की तरह इस बार भी प्यारे बच्चों हम बड़ी ही आसान भाषा में और बड़ी ही क्विकली साइंस का चैप्टर करने वाले हैं 10th क्लास का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, जैसे नाम से ही क्लियर है, एक तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है या हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे होते हैं रिएक्टेंट्स और राइट साइड पे होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। जब रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स टूटते हैं तो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, नए बॉन्ड्स बनते हैं। इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी या तो कंज्यूम होती है या रिलीज होती है। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, अगर तो इस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है तो उसको रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर एनर्जी कंज्यूम होती है ये तो रिलीज होती है। अगर एनर्जी कंज्यूम होती है तो उस रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो नेक्स्ट हम स्लाइड करते हैं। अब चेंजेस हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, दो तरह की चेंजेस होती हैं, फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंज क्या होती है हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने एक पेपर ले लिया, पेपर को मैंने फाड़ दिया। पेपर फाड़ने के बाद भी मुझे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो पेपर ही मिल रहा है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। ये पेपर पुराने पेपर से बिल्कुल रिजेंबल करता है, इसका कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर या कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं उसी पेपर को बर्न कर देता हूं, जला देता हूं, तो मुझे क्या क्या चीजें मिलेंगी? मुझे ऐश मिलेगी, राख मिलेगी, उसमें से गैस निकलेगी, धुआं, और हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, रोशनी होगी। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारा रिएक्टेंट क्या था? पेपर था, लेकिन प्रोडक्ट हमें क्या मिले? ऐश, गैस, हीट एंड लाइट। तो टोटली हमें नए सब्सटेंस मिले। तो फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर हमें डिफरेंस क्या होता है कि ये तो रिवर्सिबल चेंज हो सकती है या होती है, और इसके अंदर जो आइडेंटिटी है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट्स की सेम होती है। लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल चेंज होती है या हो सकती है, और इसके अंदर जो सब्सटेंसेस बनते हैं वो नए सब्सटेंसेस बनते हैं। अब किस बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि कोई चेंज केमिकल चेंज है? तो अगर हमने बोलना हो कोई चेंज केमिकल चेंज है तो उसके अंदर या तो स्टेट चेंज होनी चाहिए, या उसका कलर चेंज होना चाहिए, या उसमें से कोई गैस एवोल्यूशन होनी चाहिए, या टेम्परेचर बढ़ना या घटना चाहिए, मतलब चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए, या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर ये चेंजेस सभी हो रही हैं या इनमें से कोई एक भी हो रही है तो उनको हम बोलेंगे कि ये चेंज क्या है? केमिकल चेंज है। इसको हम आगे और डिटेल में समझते हैं। इक्वेशन की एनाटॉमी क्या होती है, मतलब इक्वेशन की स्ट्रक्चर क्या होती है? फॉर इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सोडियम मेटल है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हमने वाटर से अगर रिएक्ट करवाया, L का मतलब है लिक्विड, S का मतलब है सॉलिड, AQ का मतलब है एक्वस, G का मतलब है गैस। तो मैंने सोडियम मेटल को पानी में डाल दिया तो रिएक्शन हुई, तो क्या बना हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये रिलीज हुई। तो इस साइड हमारे क्या थे? रिएक्टेंट्स थे, इस तरफ क्या थे? हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ये दीज आर द एंटायरली न्यू सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड, और ये हमारे क्या थे? स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट्स थे, जिनको हम क्या बोल देते हैं? रिएक्टेंट्स बोल देते हैं। तो इसमें इवेंट क्या हुई है? सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसको, इस इक्वेशन को, ये केमिकल इक्वेशन है, इसको अगर हम वर्ड इक्वेशन के अंदर लिखते हैं, जैसे हम इंग्लिश में पहले पढ़ते थे, मैथ्स के अंदर हम पढ़ते थे, 2 को हम वर्ड फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिखते थे। तो सेम उसी बेसिस के अंदर
साइंस में अगर हमने सोडियम को वर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे। तो अगर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को वर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल इसी को हम लिखते हैं सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो अगर हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये हमारी क्या है, वर्ड इक्वेशन है। और अगर इसको हम फॉर्मूला या हम कह लो कि इसको एलिमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं या फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहे हैं, केमिकल स्ट्रक्चर लिख रहे हैं इसकी, सोडियम की हमने जैसे पहले पिछली क्लास में पढ़ा था, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na। एस हमें क्या डिनोट कर रहा है कि ये सॉलिड स्टेट में है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये हमें क्या डिनोट कर रहा है कि ये लिक्विड फॉर्म में है। ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पानी के अंदर घुल गया है, इसीलिए जो पानी के अंदर प्रोडक्ट्स घुल जाते हैं उनको हम लिखते हैं एक्वस, AQ से हम डिनोट करते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्वस फॉर्म में है, और ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी, हमारी रिलीज होगी। और ये इस फॉर्मूले की फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो ये हमारी क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। लास्ट टाइम में हम सारा एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर कवर किया। घबराने वाली कोई बात नहीं है, एक बार आप सुनते जाइए। अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। उसके अंदर क्या होता है, हमने जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स सेम। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारी ये वाली इक्वेशन थी पहले वाली, इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स का भार मास होगा वो प्रोडक्ट्स के मास के बिल्कुल इक्वल होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरी भाषा में अगर हम इसको कहें कि रिएक्टेंट्स की साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एटम्स इन एलिमेंट्स के होंगे, जैसे सोडियम का एक हमारे पास एटम था, तो प्रोडक्ट्स की साइड भी हमें एक एटम ही मिलेगा, ना ये बढ़ सकता है ना ये घट सकता है। हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एलिमेंट एटम्स थे इधर, 2, तो इस साइड भी हमें कितने मिलेंगे, 2। लेकिन अगर हम इसमें देखें, इसमें क्या है, 3 है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। ये हमारी इस फॉर्म में आ गई, मतलब इस साइड हमारे हाइड्रोजन के जो है बढ़ गए हैं एटम्स और इस साइड डिक्रीज हो गए हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इधर भी एक है इधर भी एक है, तो अभी ये हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड नहीं है ड्यू टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के हमारे इस तरफ 2 एटम्स हैं, इस तरफ हमारे क्या हो गए, 2 और 1 3 हो गए। तो आगे हम इस बात को समझेंगे कि इस इक्वेशन को बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि कोई इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो सिंपली इसका तरीका ये है बैलेंस और अनबैलेंस जानने का। अगर हमारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमारे जो एटम्स हैं उनकी संख्या सेम है तो हम इक्वेशन को कहेंगे बैलेंस। अगर हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वाली साइड्स एटम्स की जो संख्या है वो डिफर करती है तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड। तो अगर इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट करती है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता है, वाटर, H2O। तो अगर हम प्रोडक्ट्स वाली साइड देखते हैं, इधर हमारे जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इक्वल हैं, 2 इधर हैं 2 इधर हैं। अब अगर ऑक्सीजन की बात करें हम, ऑक्सीजन के हमारे इधर कितने हैं, 2 हैं, लेकिन इधर क्या है, सिर्फ 1 है। तो हमें क्या पता चलता है कि ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। अब इस साइड चलते हैं, इसको अगर हम बैलेंस कर दें, हाइड्रोजन के इधर देखो कितने एटम्स हैं, 2 और 2 4, 2 2 जा 4, तो हमारे इधर क्या है, 4 हैं। इधर कितने हैं हमारे वाटर के अंदर हाइड्रोजन, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 4।
अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होता है तो कितने हैं, 2। तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई, बिल्कुल ठीक। मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट मस्ट बी आइडेंटिकल ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड जो हमारे एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो अभी हम सीखेंगे कि एक इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। हमारा मेथड है ये हिट एंड ट्रायल मेथड। यही एग्जांपल ले लेते हैं, H2 प्लस O2 फॉर्म्स H2O। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं वो कितने कितने हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्स को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि जो भी हमने चेंजेस करनी है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, वो इस बॉक्स के बाहर करनी है। हमने इस बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करनी है, क्योंकि ये जो है कंपोजिशन है रिएक्टेंट्स की और ये कंपोजिशन है प्रोडक्ट्स की। हम इस कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते। तो समझें बात को कि हम कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं, हाइड्रोजन एटम्स इधर 2 हैं, इधर 2 हैं, तो हाइड्रोजन हमारी इधर है रिएक्टेंट्स और इधर हैं प्रोडक्ट्स। तो अभी है इधर हमारी हाइड्रोजन की बात करते हैं, रिएक्टेंट्स वाली साइड हमारी रिएक्टेंट्स कितने हैं हाइड्रोजन के, 2, और इधर भी कितने हैं, 2। तो ये हमारे क्या है, इक्वल। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। रिएक्टेंट वाली साइड हमारे कितने एटम्स हैं, 2, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड क्या है, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम इधर भी 2 करेंगे तभी बात बनेगी। हमने इस सारी कंपोजिशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, प्रोडक्ट वाली साइड हमारे जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कितने हो गए हैं, 2 2 जा 4, लेकिन अभी इधर क्या है, 2 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे भी क्या डाल देंगे, 2। तो अभी कितने हो गए, 2 2 जा 4, तो ये 4 और 4 बैलेंस हो गए। तो अभी ऑक्सीजन की देखते हैं, ये 2 1 जा 2, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाली साइड हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और इधर 2 हैं ही। तो ये हमारी क्या इक्वेशन हो गई, बैलेंस। तो इस इक्वेशन को हम दोबारा, ये तो क्या थी हमारी, इसको हम दोबारा से कैसे लिखेंगे, 2H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2H2O। तो ये हमारी क्या है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अभी एक बात हम और समझेंगे, जैसे हमने पढ़ा था वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या थी, अगर हम इसको लिखते हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर, ये हमारी क्या थी, वर्ड इक्वेशन। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर, लेकिन अभी ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम कहेंगे सिंबॉलिक इक्वेशन। लेकिन अभी ध्यान रखो, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। जब हम इसको बैलेंस्ड करके लिख देते हैं, जब तक ये बैलेंस्ड नहीं है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। ये सिर्फ इक्वेशन का भी स्केलेटन है। तो और जब हम इसको बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस करके क्या बन गई, 2H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2H2O। अब ये क्या कहलाएगी, एक बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये क्या होगी, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन।
तो हमने अभी 3 टर्म्स समझी हैं, वर्ड इक्वेशन, सिंबॉलिक इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन। हम समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। सिंपल भाषा में अगर हम समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्टेंट्स या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स या कंपाउंड्स मिलके एक सिंगल कंपाउंड बना देते हैं या एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हम नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंबाइन करके एक चीज बना देते हैं, तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मिरर या इसका ऑपोजिट रिएक्शन कौन सा होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब उल्टा क्या होगा, जिसके अंदर रिएक्टेंट्स टूट के एक से ज्यादा में प्रोडक्ट्स बना दें, तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस। अब जैसे हमने एक सिंबॉलिक एग्जांपल से समझा है, इस इक्वेशन को एक ग्राफिकल फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। जैसे सपोज कोई ये रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर रिएक्टेंट्स कंबाइन करके हमको एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। और डीकंपोजिशन के अंदर क्या होता है, जब एक सिंगल प्रोडक्ट 2 चीजों में टूट जाए, मतलब एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा चीजों में टूट जाए, तो उनको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे नाम से ही क्लियर है कि वो प्रोडक्ट क्या हो गया, डीकंपोज हो गया। इसकी हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड CaO, अगर हम इसको पानी में डाल दें तो हमारे पास क्या सिंगल प्रोडक्ट बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, और क्या निकलती है, हीट। तो ये क्या होगी हमारी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर रिएक्टेंट्स ने मिलके क्या बना दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। इनकी एग्जांपल्स क्या है डीकंपोजिशन रिएक्शंस की, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम पत्थर की एक फॉर्म होती है, जब हम इसको हीट देते हैं तो ये किस चीजों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो ये डीकंपोज हो गया, हीट करने से टूट गया, किन चीजों में, 2 चीजों में टूट गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। सपोज ये H2O क्या है, पानी है। अगर हम पानी के अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल के उसको एक पॉजिटिव और एक को नेगेटिव चार्ज दे दें, जिसको एनोड और कैथोड बोलते हैं, तो वो पानी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। जिस कंपोनेंट से वो बना है उन दोनों कंपोनेंट्स से वो टूट जाएगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना था पानी, और अगर हम पानी में से बिजली को पास करते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स की मदद से, वो एक मतलब आप पढ़ेंगे क्या इसके अंदर आगे, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है। देखो एक सिंगल प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट्स में टूट गया, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं फोटोलिटिक रिएक्शन की एग्जांपल। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, लाइटिक या लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूट जाना। जब हम सूरज की रोशनी में AgCl सिल्वर क्लोराइड को हम रखते हैं, तो वो किन चीजों में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोरीन के अंदर। तो सिंगल प्रोडक्ट 2 चीजों में टूट गया, क्या होगी हमारी ये डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारी होगी इसकी एग्जांपल्स 3। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक ही जो रिएक्टेंट होता है वो दूसरे एटम को या एलिमेंट को उसके साल्ट में से रिप्लेस कर देता है। जैसे हमने इसमें देख रहे हैं कि जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव होगा वो उसको रिप्लेस कर देता है। जैसे इसमें A ज्यादा रिएक्टिव है, तो A ने क्या किया, B को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ली, तो क्या बन गया, AC, और B को बाहर निकाल दिया।
तो ये क्या होगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ने ही दूसरे को सिंगली एक ही चीज ने रिप्लेस किया है। इसकी एग्जांपल क्या है, ये जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट को, अगर हम जिंक एलिमेंट को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम डाल देते हैं तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करेगा, सल्फेट के साथ जल्दी रिएक्ट करके क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर को उस बाहर निकाल देगा। इसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है कि बी और सी ये पहले कंबाइंड थे, ए ने क्या किया, बी को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, इसने ए सी के साथ खुद कंबाइन करके बी को बाहर निकाल दिया, क्योंकि जो ज्यादा तेज होता है वो दूसरे को निकाल देता है। ए ज्यादा तेज था, आप ऐसे याद रख सकते हैं। बी और सी पहले कमरे में रह रहे थे, ए बहुत चालाक बंदा था, इसने क्या किया, बी और सी की दोस्ती को तुड़वा के खुद सी के साथ दोस्ती करके इसके साथ कंबाइन कर गया रूम में और इसको रूम से बाहर निकाल दिया। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोनों ही एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। ए सी की जगह ले लेगा और सी ए की जगह ले लेगा, या बी सी की जगह ले लेगा और डी बी की जगह ले लेगा, कुछ भी हो सकता है। सपोज इसके अंदर रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ए बी प्लस सी डी, ए ने क्या किया, सी को निकाल के ए डी बन गया, और जो सी निकला था इसने क्या बना दिया, सी बी बना दिया। इसको हम ग्राफिकली समझते हैं कैसे, ये ए बी था और ये सी डी था, क्या हुआ, ए ने यहां पे कंबाइन कर गया, क्या बन गया, ए डी, और सी यहां कंबाइन करके क्या बन गया, सी बी। तो किसी ने किसी को नहीं निकाला, सिंपली अपनी जगह बदल ली, तो क्या होगी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी एक केमिकल एग्जांपल हम समझते हैं। इसमें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम मिक्स करते हैं तो सोडियम क्या करता है, सोडियम तो क्लोरीन के साथ कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है, सिंपल सॉल्ट, और जो बेरियम होता है ये सल्फेट के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, बेरियम सल्फेट। और ये बेरियम सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये पानी के अंदर घुल जाता है साल्ट, लेकिन इसके प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ये एग्जांपल है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी की एक्सचेंज के बेसिस के ऊपर हम रिएक्शंस को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। एक्सो का मतलब होता है निकलना, जैसे हम बोलते हैं एग्जिट। एंडो का मतलब होता है कंज्यूम करना। तो जिस रिएक्शन के अंदर हीट बाहर निकलती है, जब हम किसी बीकर को या टच करते हैं, या सपोज हम कागज को आग लगाते हैं, हमें हीट महसूस होती है, मतलब वो हीट उसमें से निकल रही है, तो वो रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक। और जो हीट को कंज्यूम करती हैं, इसको थोड़ा और डिफाइन करता हूं, जैसे किसी रिएक्शन को हम हीट करने के बाद वो रिएक्शन होती है, या वो रिएक्शन जब होती है तो बीकर को जब हम टच करते हैं वो ठंडा हो जाए, मतलब उसने हीट को कंज्यूम कर लिया, तो वो रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एनर्जी इज रिलीज अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो एनर्जी भी निकलती है, मतलब हीट भी निकलती है। एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड फॉर द रिएक्शंस टू अकर। इसमें एनर्जी हमको बाहर से देनी पड़ती है, तो वो क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या हैं, रेस्पिरेशन, अवर बॉडीज फ्यूल बर्निंग। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर जो फ्यूल मतलब खाना होता है वो बर्न करता है तो हमारे अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन नेचुरल गैस है, जब हम इसको बर्न करते हैं ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलती है। जैसे हम घरों में देखते हैं, चूल्हे को जब हम आग लगाते हैं तो हीट भी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलता है, हीट निकल रही है, मतलब ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। एक तो जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं, आयरन और सल्फेट के क्रिस्टल्स जो बनेंगे वो क्या होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल होगी। सेकंड एग्जांपल रियल वर्ल्ड की क्या है, फोटोसिंथेसिस है।
जब सूरज की रोशनी और हीट पत्तों के ऊपर पड़ती है तब पत्ते क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कंबाइन करके जो बनाते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर रिलीज होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो सनलाइट है और हीट और लाइट दोनों वो कंज्यूम करते हैं, तो ये क्या है, एक एंडोथर्मी की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं। इसके अंदर दो चीजें हैं, रेडॉक्स जो वर्ड है दो चीजों से बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब इनको हम अलग अलग समझते हैं कि ये क्या होते हैं। जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे नाम में ही लिखा है ऑक्सी, तो जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, मिल जाता है, मिलके नया कोई प्रोडक्ट बना देता है ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका ऑपोजिट रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब किसी भी कंपाउंड से कोई भी इधर नया न्यू कंपाउंड या एलिमेंट बनता है और उससे ऑक्सीजन निकाल देते हैं हम, ऑक्सीजन इसमें से सेपरेट हो गई, तो इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में थोड़ा सा और आगे इलाबोरेट करते हैं। अगर तो किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब सेकंड पार्ट आता है हाइड्रोजन का। अब किसी भी चीज से, कंपाउंड से कोई नया कंपाउंड या एलिमेंट बनता है और उससे हाइड्रोजन हम निकाल दें, प्लस हाइड्रोजन, तो वो भी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ऑक्सीजन का कंबाइन होना या हाइड्रोजन का निकल जाना, ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका ऑपोजिट रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का निकल जाना, माइनस हो जाना, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का जुड़ जाना उसके अंदर, प्लस हो जाना, वो क्या कहलाते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। और जिस रिएक्शन के अंदर दोनों हो रहे हों उन रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम एक एक को एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन की, तो जैसे मैंने बताया है रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को निकाल देना, या गेन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस का प्लस हो जाना, तो वो कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। कैसे, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड के अंदर अगर हम हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या चीज बनी, कॉपर। देखो इसमें से क्या होगी, ऑक्सीजन निकल गई कॉपर के साथ जो पहले कंबाइंड थी, तो कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन कंबाइंड थी निकल गई, वो क्या बन गया, सिर्फ कॉपर। तो ये क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी, कॉपर ऑक्साइड की क्या होगी, रिडक्शन हो गई, क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो हमने लॉस हो गई, निकल गई। अब जो इसके अंदर हाइड्रोजन थी, ये ऑक्सीजन निकल के किसके साथ कंबाइन हो गई, हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन ने क्या किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो इसके इस रिएक्शन के अंदर देखो
रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो ये पूरी एग्जांपल किसकी हो गई? रेडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल हो गई। तो इसमें क्या है? साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रही हैं, तो क्या होगी हमारी ये रेडॉक्स की एग्जांपल हो गई। अगर हम इसको एक एक एग्जांपल से समझें तो उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम ऑक्सीडेशन की एग्जांपल को पहले सिंगली समझते हैं। जैसे हमने कॉपर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, कॉपर को हमने एक बैटरी कॉपर के हमने एक पाउडर बना के उसको एक डिश में रख के उसको जब हम हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ, जो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन कर जाती है और क्या बना देती है? CuO, कॉपर ऑक्साइड। अभी ये इक्वेशन को हम बैलेंस कर देते हैं। इधर 2 हैं, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? 2। अभी हमारे कॉपर 2 हो गए तो यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया, तो देखो हमारी इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस्ड। तो ये एग्जांपल क्या है? ऑक्सीडेशन की। देखो कॉपर क्या हुआ? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया, देखो मिल गया यहाँ पे, और इसने क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या होगी हमारी ऑक्सीडेशन की एग्जांपल। अभी हम रिडक्शन को समझेंगे। इसी कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस ऊपर से पास की और इसको हमने नीचे से क्या दे दी? हीट। तो ये हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? एक तो वाटर, और ये कॉपर क्या हो जाएगा? अलग। अब देखो ये जो कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड था, ये ऑक्सीजन इससे हमने निकाल ली, तो ये एग्जांपल क्या होगी? रिडक्शन की। देखो ऑक्सीजन माइनस हो गई, तो ये क्या एग्जांपल होगी? रिडक्शन की। और यहां जो हम एग्जांपल समझ रहे हैं, यही वाली एग्जांपल दोनों की भी हम दे सकते हैं। देखो कॉपर ऑक्साइड इसमें जो था, ये कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन इससे निकल गई, तो ये क्या होगी? रिडक्शन की एग्जांपल। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें से जो ये वाली ऑक्सीजन थी इसके साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज, तो ये क्या होगी? ऑक्सीडेशन की एग्जांपल। और ये सारी इक्वेशन किसकी एग्जांपल होगी? रेडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल। तो केमिस्ट्री इन द वाइल्ड, या हम कह लें एवरीडे ऑक्सीडेशन, हम कहां कहां पे देखते हैं? डेली ऑक्सीडेशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम कहां देखते हैं? जैसे हम मेटल्स को देखते हैं कि डेली यूज करने पर, या अगर कोई मेटल का पीस हमारा वैसे ही कोई कहीं पे गिरा पड़ा है तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं? उसके ऊपर रस्ट लगनी, जंग लगनी शुरू हो जाती है। तो वो रस्टिंग क्या है? सिंपली क्या है? वो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अपना ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये करोड हो रहा है, क्रोजन हो रही है, मेटल स्लोली गेट ईटन अवे बाय द एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल्स। तो ये क्या है? हमारी ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है। सेकंड क्या है? कोई भी हमारे जिसमें तेल का यूज होता है, ऑयल का यूज होता है, अगर वो कोई चीज खुले में हम उसको छोड़ दें, जैसे सपोज कोई चिप्स है, उसको हम खुले में ऐसे छोड़ दें, वो पैकेट में बंद नहीं है या एयर टाइट में बंद नहीं है, तो उसके अंदर जो फैट होगी वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगी और उसमें से बैड स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी फैट को हम क्या बोलते हैं? रेंसिड फैट। मतलब जैसे हम जिस मेटल पे जंग लग जाती है उस मेटल को क्या बोलते हैं? रस्टेड मेटल। वैसे ही जिस फैट की ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है और बैड स्मेल आने लग जाती है उसमें से, उस फैट को हम क्या बोलते हैं? रेंसिड फैट। रेंसिड फैट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। मतलब जो फैट की ऑक्सीडेशन हो गई। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड कॉजिंग फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। और ये एवरीडे ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है, और ये क्रोजन भी क्या है? एवरीडे ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है। तो इससे हम बच कैसे सकते हैं कि हमारे जो मेटल्स हैं वो लंबे समय तक चलें, उनको रस्ट या जंग या क्रोजन जल्दी जल्दी ना हो? तो डिफेंस स्ट्रेटजी हमारी क्या है? उसको हम गैल्वेनाइज कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर ऐसी मेटल की कोटिंग कर सकते हैं जैसे जिंक वगैरह की, जो लेस रिएक्टिव होते हैं, या उसके ऊपर हम पेंटिंग कर सकते हैं। जैसे हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं तो वो जल्दी हवा के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता और उसको क्रोजन या रस्टिंग जल्दी नहीं होती है। तो गैल्वेनाइजिंग और पेंटिंग से क्या होता है? ये दोनों
एक फिजिकल बैरियर का काम करते हैं, वो मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर देते, बीच में एक लेयर बना देते हैं, तो हमारी मेटल जो होती है वो लंबे समय तक चलती है। ऐसी चीजों में हम क्या कर सकते हैं, डिफेंस स्ट्रेटेजी क्या है हमारी खाने पीने चीजों की, या तो नाइट्रोजन गैस पैकिंग होनी चाहिए। जैसे हम चिप्स का पैकेट बाजार से लेके आते हैं तो वो हम देखते हैं कि वो उसके अंदर एक हवा भरी होती है, वो फूला हुआ होता है, वो उसमें नॉर्मल एयर नहीं होती, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो हमारी फैट के साथ रिएक्ट नहीं करती, जबकि ऑक्सीजन कर जाती है। तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं, ताकि जो हमारा पैकेट है वो लंबे समय तक चले। एंड एयर टाइट कंटेनर्स, या हम इन चीजों को क्या है एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करके रखें, ताकि वो ज्यादा हवा के कांटेक्ट में ना आए, बस जो उसके अंदर हवा है वही उसके साथ कांटेक्ट में आएंगे। कम हवा के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो कम उनको ऑक्सीजन मिलेगी और वो लंबे समय तक चलेंगे। तो आज का हमारा ये चैप्टर हमने पढ़ा है, तो इसके अभी हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आज के चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि जो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस होती हैं उसके अंदर ये वाले टॉपिक्स होते हैं, चेंजेस इन द मैटर, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और एवरीडे इफेक्ट्स। तो हम एक एक करके समझते हैं इन चीजों को। सबसे पहले चेंजेस इन द मैटर, इसके अंदर हमने पढ़ा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, दो तरह की चेंजेस होती हैं किसी भी मैटर के अंदर। फिर हमने फिजिकल चेंज के अंदर पढ़ा था कि फिजिकल चेंज के अंदर या तो किसी ऑब्जेक्ट की साइज या उसकी अपीयरेंस अल्टर हो जाएगी। जैसे हमने पेपर को फाड़ा था, उसका साइज चेंज हो गया था, बड़े से वो छोटा हो गया था, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और ये चेंज क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। फिर हमने क्या पढ़ा था केमिकल चेंज के अंदर, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल रिएक्टेंट्स की अल्टर हो जाती हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, मतलब न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, और ये चेंज क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी, इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। और आइडेंटिफिकेशन साइंस हमने क्या पढ़े हैं इसके अंदर, कैसे हम बताएंगे कि कोई चेंज केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर स्टेट चेंज हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उससे गैस एवोल्यूशन होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, या उसके अंदर क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। अगर ये चेंजेस हो रही हैं तो हम क्या बोल देंगे कि ये रिएक्शन हमारी क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो ये आइडेंटिफिकेशन साइंस हैं किसी केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट हम केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम उसको वर्ड इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, जैसे H2 + O2 फॉर्म्स H2O, तो ये क्या होगी, हमारी सिंबॉलिक इक्वेशन होगी। और अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो वो क्या होगी, एक हमारी स्केलेटल इक्वेशन। अगर हम उसको बैलेंस कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंसिंग के हमारे पास क्या मेथड था, हिट एंड ट्रायल मेथड था, कि हम एक एक एलिमेंट को लेके उसको ट्रायल से बैलेंस करते हैं, और धीरे धीरे क्या है, हमारी सारी इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमारी क्या थी, इसके अंदर हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर हमने पढ़ा था कि जब दो प्रोडक्ट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये मोस्टली एक्सोथर्मिक होती है नेचर के अंदर, मतलब इसमें से हीट इवॉल्व होती है, निकलती है। और डीकंपोजिशन रिएक्शंस के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी चीज एक प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसकी हमने एग्जांपल पढ़ी थी, जैसे हमने किसी प्रोडक्ट को हीट दी थी तो वो
उसके जो कंपोनेंट्स थे उसमें टूट गया था। इलेक्ट्रोलाइसिस की हमने एग्जांपल पढ़ी थी, पानी को हमने बिजली सप्लाई की थी इलेक्ट्रोड से और वो अपने कंपोनेंट्स में टूट गया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस की। फोटोलाइसिस की हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि हमने किसी प्रोडक्ट को हीट और लाइट सप्लाई की थी तो वो अपने कंपोनेंट्स के अंदर टूट गया था। फिर हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है एलिमेंट वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। उसके अंदर हमने पढ़ी थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जब एक एलिमेंट सिंगली रिप्लेस करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट, जब दोनों एलिमेंट एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। और इसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा हमारा एलिमेंट जो है कम रिएक्टिव है। हमने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि या तो ऑक्सीजन कोई भी एलिमेंट गेन कर ले या उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और उसका उल्टा, जब किसी प्रोडक्ट या कंपाउंड से ऑक्सीजन का लॉस हो जाए या वो हाइड्रोजन को गेन कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। और जिस रिएक्शन के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमने पढ़ा था इसके अंदर। फिर हमने एवरीडे इफेक्ट्स पढ़े थे। इसके अंदर हमने पढ़ा था करोजन मेटल्स की, जैसे आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके रस्टिंग हो जाती है। और हमने पढ़ा था इसके अंदर रेंसिडिटी, जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर जो फैट होती है हमारी, उसको हम जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बैड स्मेल आने लग जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिड फैट या रेंसिडिटी। इससे हम बच कैसे सकते हैं, या तो उस चीज को हम नाइट्रोजन गैस के अंदर पैक करके रखें या उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक करके रखें। तो ये हमारा सारा जो चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसको हमने ब्रीफली सारा पढ़ लिया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप 9th और 10th क्लास के मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को इसी तरह आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स के ऊपर संपर्क करें और हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।